पेश है द लखनऊ पोस्ट से समाचार वॉइस। यह पहली बार हुआ है जब वैज्ञानिकों को इस बात के सबूत मिले हैं कि कोरल अपने जीवन काल में आए शारीरिक म्यूटेशंस को अपनी अगली पीढ़ी में हस्तांतरित कर सकते हैं। द पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों द्वारा यह नया अध्ययन किया गया है। म्यूटेशन डीएनए सीक्वेंसिंग में आने वाले परिवर्तनों से जुड़े होते हैं, जिससे शरीर में बदलाव आ जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार जो नतीजे सामने आए हैं वो आनुवांशिक विविधता की पीढ़ी के लिए एक संभावित नए मार्ग को दर्शाते हैं। इस तरह की म्यूटेशन जलवायु में आ रहे बदलावों के कारण संकट में पड़े प्रवालों के विकास में मददगार हो सकते हैं और उन्हें पर्यावरण के बदलते परिवेश के प्रति कहीं ज़्यादा अनुकूलन करने में मददगार हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं द्वारा किए गए इस अध्ययन के नतीजे 31 अगस्त 2022 को जर्नल साइंस एडवांसेस में प्रकाशित हुए हैं। तेलंगाना का शहर वारंगल यूनेस्को के ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल हो गया है। वारंगल जिले में ग्रेट रामप्पा टेम्पल को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिलने के बाद तेलंगाना को यूनेस्को द्वारा पिछले एक साल में यह दूसरी मान्यता मिली है। वारंगल की मेयर गुंडू सुधारानी ने कहा कि सीखना एक निवेश है। मेरा मानना है कि समावेशी और सतत विकास के लिए वारंगल का विजन यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज अवधारणा के अनुरूप है। कोट्टायम के सरकारी मेडिकल कॉलेज में स्ट्रीट डॉग के हमले के बाद इलाज करा रही 12 वर्षीय बच्ची अभिरामी की मौत हो गई है। पुणे की वायरोलॉजी लैब में नमूनों की जांच होने के बाद उसे रेबीज से संक्रमित पाया गया था। रानी के पेरुनाट की रहने वाली अभिरामी को कुत्ते के काटने के बाद उसके शरीर पर कम से कम 7 चोटें आई थीं और उसे पठान मठित्ता जनरल अस्पताल में रेबीज रोधी टीका लगाया गया था। उसे पेरुनाट परिवार स्वास्थ्य केंद्र से टीके की अगली 2 खुराकें दी गईं, जबकि चौथी खुराक 10 सितंबर को लगने वाली थी। हालांकि उसकी हालत वेंटिलेटर सपोर्ट पर होने के बाद भी बिगड़ने लगी और उसे कोट्टायम के सरकारी मेडिकल कॉलेज में स्थानांतरित कर दिया गया था। पीड़िता के माता पिता ने आरोप लगाया है कि उसे पेरुनाड अस्पताल से पर्याप्त इलाज नहीं मिला। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने बच्ची के इलाज की निगरानी के लिए एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया था। बच्ची की मौत ने राज्य भर में आपूर्ति की जाने वाली एंटी रेबीज वैक्सीन की गुणवत्ता पर भी चिंता जताई है। अर्जेंटीना के रहस्यमय निमोनिया को अब वहां के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा लीजियोनेलोसिस के रूप में पहचाना गया है। अब तक 11 लोग इस बीमारी से संक्रमित हुए हैं और 4 ने दम तोड़ दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO को 6 मामलों के पहले समूह के बारे में सूचित किया गया था, जिसमें 5 स्वास्थ्य कर्मी और 1 सामान्य रोगी शामिल हैं। WHO के अनुसार लीजियोनेलोसिस एक निमोनिया जैसी बीमारी है जो हल्के फेब्राइल इलनेस से लेकर गंभीर और कभी-कभी निमोनिया के घातक रूप में बदल जाती है। मरने वाले 4 स्वास्थ्य कर्मियों में से 3 को बाइलेटरल निमोनिया, बुखार, मायलगिया, पेट में दर्द और सांस की तकलीफ थी। रोगियों की औसत आयु 45 वर्ष है, जिनमें से 7 पुरुष हैं। एक को छोड़कर बाकी सभी मामलों में गंभीर बीमारी के लिए रिस्क फैक्टर्स विद्यमान थे, जिनमें मरने वाले भी शामिल थे। WHO ने अपने आउटब्रेक अपडेट में उल्लेख किया है कि स्वास्थ्य अधिकारी क्लस्टर जांच गतिविधियों, अतिरिक्त मामलों की पहचान करने के लिए सक्रिय मामलों की खोज, संपर्क ट्रेसिंग और सार्वजनिक स्वास्थ्य गतिविधियों को आगे फैलने से रोकने के लिए समन्वय कर रहे हैं। 18 अगस्त से ही लोग बीमार पड़ने लगे, लेकिन यह स्पष्ट नहीं था कि बीमारी का कारण क्या था। ब्लड, रेस्पिरेटरी और टिश्यू सैंपल्स पर अर्जेंटीना की नेशनल रेफरेंस लेबोरेटरी, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा किए गए प्रारंभिक परीक्षणों ने पहले रेस्पिरेटरी वायरस और लीजियोनेला सहित अन्य वायरल, फंगल और बैक्टीरियल एजेंट्स को खारिज कर दिया था। इस बीमारी की औसत मृत्यु दर
5 से 10% के बीच है। एक अनुपचारित इम्यूनोस्प्रेड रोगी में मृत्यु दर 40 से 80% तक हो सकती है। उचित उपचार से इसे 5 से 30% तक लाया जा सकता है, जो महीनों तक चल सकता है। यह पहली बार नहीं है जब अर्जेंटीना से लीजियोनेला के मामले सामने आए हैं। हालांकि अभी बैक्टीरिया के स्रोत की पहचान की जानी बाकी है। यह रोग आमतौर पर दूषित पानी में दूषित एरोसोल के कणों के इन्हेलेशन से फैलता है, जो कि एयर कंडीशनिंग कूलिंग टावर से आ सकते हैं। WHO के अनुसार इस बीमारी के ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होने की सूचना अभी तक नहीं मिली है। लीजियोनेलोसिस यूरोप में भी बढ़ रहा है और यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया में हर साल कम से कम 450 लोग इस बीमारी के कारण मर जाते हैं। एंटी रेबीज वैक्सीन और इम्यूनोग्लोबुलिन की 3 खुराक लेने वाली एक 12 वर्षीय लड़की की मौत से केरल में काफ़ी आक्रोश है। टीके लेने के बावजूद राज्य में 5 रेबीज मौतों के मद्देनज़र केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडवीय को पत्र लिखकर इंट्रावीनल रेबीज वैक्सीन की प्रभावकारिता और गुणवत्ता की जांच करने के लिए केंद्रीय दवा प्रयोगशाला को निर्देश देने का अनुरोध किया है। अपने पत्र में उन्होंने कहा कि टीके लेने के बावजूद कुछ मौतों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। उन्होंने पत्र के साथ वैक्सीन की शीशियों का बैच नंबर और केंद्रीय दवा प्रयोगशाला प्रमाणीकरण विवरण भी भेजा। केंद्रीय दवा प्रयोगशाला देश में दवाओं और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम के तहत सभी टीकों को उपयोग के लिए जारी करने से पहले उनकी पुष्टि करता है। इस साल 22 लोगों की मौत रेबीज से हुई थी और इनमें से 5 ने वैक्सीन ले ली थी, जिसकी वजह से राज्य सरकार की चिंता बढ़ गई। राज्य सरकार ने इन मौतों का अध्ययन करने और टीके की प्रभावकारिता की जांच करने के लिए राज्य चिकित्सा शिक्षा के निदेशक डॉक्टर थॉमस मैथ्यू की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय विशेषज्ञों की टीम का गठन किया है। राज्य सरकार ने कुत्ते के काटने के मामलों पर जागरूकता अभियान भी शुरू किया है और एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम्स को मजबूत करने का फैसला किया है। केरल के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार इस साल 8 महीनों में 95,000 से अधिक लोगों को कुत्तों ने काटा है। नमस्कार।